अपने बोर्ड में भी हटवा दिया हुआ है ना। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो हमारे अगले टाइटल पे दौड़ते हैं, मोनोटोनिसिटी। ठीक है ना। बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ showing graph going in which direction। ठीक है ना। बेसिकली ये चैप्टर का जो पर्पज है वो ये कि हम ग्राफ की वो प्रॉपर्टीज पकड़ सकें जिससे हमें, ठीक है ना, फंक्शन लिया ना मैंने v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ शोइंग अ ग्राफ गोइंग इन विच डायरेक्शन, है ना। बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो वैसे भी मन से मैं इतना कुछ आता नहीं है अप्रोक्सीमेशन को लेकर के, ठीक है। अच्छा, कि ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है ये बताता है ना बेसिकली। एक्चुअली मोनोटोनस का मतलब होता है एक जैसा रहना, है ना। कोई आदमी अगर बाय द वे जरूर से ज्यादा हंसाता है तब भी उसे मोनोटोनस कहते हैं कि यार मोनोटोनस, यार वो हमेशा ऐसे मस्खरा ही रहता है, तो मोनोटोनस है ना। और अगर कोई बोरिंग होता है तब भी अपन मोनोटोनस बोलते हैं, तो बेसिकली मोनोटोनस है ना। तो मोनोटोनस से मोनोटोनसिटी आई है, ऑब्वियस सी बात है। तो ग्राफ की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें बताती है ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में बेसिकली ह्यूमन नेचर के हिसाब से देखा जाए तो हमारे दिमाग में दो ही डायरेक्शन हुआ करती थी कि या तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होता था तो हम कहते थे कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और ग्राफ जब नीचे की तरफ जा रहा होता था हम कहते थे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फिर धीरे धीरे और हमने थोड़ा और इसको थोड़ा और परिष्कृत किया, हमें पता चला कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी दो बातें हैं, ठीक है। एक तो ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता ही चला गया, तो हमने उसका नाम दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। फिर अगर क्या नाम इसका, एनसीईआरटी वालों ने इसी का नाम दिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना दो तरह की बातें रखी गई, एक ही चीज को दो शब्दों में नाप गया। सेम वे ऐसे भी मौका है जब फंक्शन जो था ना वो गिरा नहीं, माने इंक्रीज हुआ फिर बैलेंस हो गया फिर चलता रहा, तो गिरा नहीं, तो हमने इसे बोला नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना हमने कुछ नए नए शब्द का इजाद किया। सेम वे हमने डिक्रीजिंग के अंदर भी दो शब्द ढूंढे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और फिर इसके सिवा हमको एक और चीज भी समझ में आई कि नहीं यार एक और पूरी कहानी में एक और पात्र भी है, और वो था जब हमारा ग्राफ ना इंक्रीज करा ना डिक्रीज करा, वो कांस्टेंट था। तो हमारी तरफ से तीन तरह की चीजों को समझा गया। तो जो बेसिकली ग्राफ की प्रॉपर्टी थी कि ग्राफ की नेचर कैसी है, किस डायरेक्शन में जाने वाली है, वो तो ये वाला है ना। तो अपने को पता चला कि अच्छा ये है ना। तो अब यहां से धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। अच्छा, तो दूसरी बात क्या ना, हमको यहां से एक और चीज पता चल गई कि फंक्शन भी मतलब दो तरह का होगा, ठीक है ना। कौन कौन से दो तरह का होगा फंक्शन, या तो मोनोटोनिक होगा, या तो फंक्शन मोनोटोनिक है या फिर नॉन मोनोटोनिक है, ठीक है। मोनोटोनिक कैसे हुआ, मोनोटोनिक ये वाले, ये सब लोग मोनोटोनिक है, ठीक है। ये सब लोग मोनोटोनिक है, क्योंकि हमारे पास एक और चीज निकल के आई कि यार ये भी गड़बड़ है, ये तो सोचा ही नहीं था। क्या मोनोटोनिक का मतलब होता है कि ग्राफ या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो जब मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोल रहा हूं ना, तो इंक्रीजिंग में पूरा सेगमेंट शामिल हो गया, स्ट्रिक्टली वगैरह वगैरह सब, ठीक है। डिक्रीजिंग बोला तो स्ट्रिक्टली वगैरह वगैरह सब, डिक्रीजिंग वाले भी शामिल हो गए। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करा तो हमने कहा मोनोटोनिक है। फिर हमारे को पता चला कि नहीं, कुछ ग्राफ ऐसे भी हैं जो आधे टाइम इंक्रीज कर रहे थे फिर आधे टाइम डिक्रीज कर गए। भाई आधे टाइम ऊपर की तरफ जा रहे थे, आधे टाइम पे नीचे की तरफ आ रहे थे, तो मतलब ये कि सम टाइम इंक्रीजिंग सम टाइम डिक्रीजिंग। जब दोनों तरह का नेचर हो तो हम उसे नॉन मोनोटोनिक बोलने लगे। क्या बोले, सम टाइम इंक्रीजिंग सम टाइम डिक्रीजिंग। जब ये दोनों डुअल नेचर है ना, दोनों नेचर रख रहा है। अगर दोनों नेचर रख रहा है तो उस केस में हमने उसे नॉन मोनोटोनिक नाम दे दिया। ये बहुत काम की बातें थी जो बेसिक में पकड़ में आई कि फंक्शन कैसा है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट बिल्कुल अलग है, कांस्टेंट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो कांस्टेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द चैप्टर राइट नाउ, ठीक है। द ओनली पार्ट ऑफ द चैप्टर इज दिस, ये वाला सेगमेंट जो है ना, ये पूरा चैप्टर का सेगमेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसमें इंटरवल भी डाले, इंटरवल के बाहर भी सोचा, पूरे आर में सोचा, फिर इसके फलाना सेगमेंट करे,
हाँ बिल्कुल साइन एक्स की तरह से, लाइक साइन एक्स है ना। आप चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे साइन एक्स ले सकते हो, उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल है साइन एक्स का एग्जाम्पल। ठीक है, फिर हमको मतलब ओवरऑल फंक्शन समझ में आया। फिर हमारे को लगा यार इसकी एक कोई थ्योरी होनी चाहिए कि कैसे आखिरकार थ्योरेटिकली हम फाइनली इसको फाइनलाइज कैसे करें, कि ये फंक्शन कैसे आखिरकार मैथ्स में कैसे प्रूफ करें। ठीक है ना। तो फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाया। ठीक है, और इसको कैसे करा गया उस पर आते हैं जल्दी से, है ना। जैसे पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, मोनोटोनोसिटी इन इंटरवल। इंटरवल इंटरवल में मोनोटोनोसिटी की बात करी जाए तो उसमें सबसे पहली बात करते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग पूरा ही लिख देते हैं, इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फिर हमने ऐसा कुछ वाला ग्राफ बनाया कि भाई ये वाला फंक्शन का ग्राफ बना लो। ठीक है, इसको मैथ्स में कैसे प्रूफ करा, हमने प्रूफ करने के लिए लिए 2 पॉइंट्स, किसी भी इंटरवल में x1 x2 करके 2 पॉइंट ले लिए। x1 पर जब हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली तो हमें पता चला fx1 वैल्यू आ रही थी और x2 पे फंक्शन की वैल्यू fx2 आ रही थी। तो हमने देखा जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे हमारा fx1 fx2 fx3 ऐसे बढ़ता जा रहा था। तो जब भी x को बढ़ाने पर, माने इनपुट को बढ़ाने पर आउटपुट बढ़ता चला जाए तो हमने फंक्शन को इंक्रीजिंग नाम देना चालू कर दिया। राइट है। तो हमने कैसे लिखा इस बात को कि इफ, है ना, x2 जो है वो x1 से बड़ा हो, x2 जो है वो x1 से बड़ा हो और उसके कारण से आने वाला fx2 जो है वो भी fx1 से बड़ा हो, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देन f इज इंक्रीजिंग। बस इतना सिंपल थ्योरी रखी हमने, बिल्कुल एकदम वन लाइन थ्योरी रखी, बिल्कुल कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखा। अच्छा, ये तो धीरे धीरे मतलब पहले आप यहां तक लिखो फिर आगे चलेंगे। अच्छा, अब इसमें तो सर ऐसा भी हो सकता है ना कि ये सर मतलब नॉन डिक्रीजिंग वाला ग्राफ हो जाता, तो मैंने कहा अगर नॉन डिक्रीजिंग वाला ग्राफ होता तो देखो आप ऐसे सोचते ना, ऐसे। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, ऐसे सोचते आप। अच्छा सर, इसमें तो ऐसा होता कि चलो सर एक पॉइंट यहां x1 था, एक पॉइंट यहां x2 था, फिर क्या करते। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपकी थ्योरी में आपकी बात ही खत्म होगी। देखो आपका यहां पे fx1 आ रहा है और यहां पे fx2 आ रहा है। ठीक है ना। तो आप देखो x1 से x2 को बढ़ाने पर आपका फंक्शन बढ़ा हुआ ही आया, तो मतलब ये फंडा तो अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ, इन केस अगर नॉन डिक्रीजिंग है तो बस इतना सा और चेंज कर सकते हैं कि किसी किसी जगह पे ऐसा भी आ सकता है, इंटरवल में कुछ ऐसी जगह भी आ सकती हैं जहां पे fx1 fx2 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि इफ, ठीक है ना, x2 ग्रेटर देन x1 एंड fx2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx1, ठीक है, देन फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, देन फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग। अच्छा, ये जो चीज भी हमने बोली ना नॉन डिक्रीजिंग वाली, अब इसको पूरे को शामिल करके कि हमें पता ही नहीं है सर नेचर कैसी है, इंक्रीजिंग है कि नॉन डिक्रीजिंग है, तब क्या बोलेंगे सर, हमें बस ये पता है इंक्रीजिंग है, तो फाइनल क्या वर्डिक्ट दें। तो हमने फाइनल वर्डिक्ट ये दे दिया, क्योंकि जब हम ये बोलते थे तो इसमें ऑटोमेटिकली ये वाला शामिल था। हम जब सेकेंड लाइन बोलते थे तो फर्स्ट लाइन ऑटोमेटिक शामिल है। आपको पता होगा कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी में a इज ग्रेटर देन बी ऑलरेडी शामिल होता है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन के चांस तो पूरे हैं। तो इसीलिए लोगों ने थियोरेटिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब तक नहीं पता था तब तक ग्रेटर देन बोलना बंद करके ग्रेटर देन इक्वल टू बोलना चालू कर दिया। ठीक है, बस इतना समझते चले, है ना। आई एक्सपेक्ट कि अगर फ्लैट लाइन भी लोगे तब भी आपको पता चलेगा कि fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 जो था वो बिल्कुल फिट बैठ गया। ठीक है ना। अच्छा, इवन कुछ लोगों ने तो और आगे चले गए, उन्होंने कहा x2 सर जब x1 से बड़ा है, ठीक है, और आपका जो fx2 जो आ रहा है वो अगर fx1 से बड़ा या बराबर भी आ रहा है तो सर एक तरह से तो y2 इज ग्रेटर देन y1 हो गया ना। मैंने कहा हाँ, तो सर फिर तो ये y2 माइनस y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया ना। सर ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y पॉजिटिव आ रहा है ना, और यहां पे देखा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज ऑलरेडी पॉजिटिव ना। मैंने कहा हाँ, तो सर फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y में रेट ऑफ चेंज ऑफ x का अगर आपने डिवाइड लगा दिया
तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाल बैठेंगे और ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। मैंने कहा तो कि सर अगर ऐसा हो जाएगा तो सर आपका ये dy बाई dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया ना। मैंने कहा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो होगा। मैंने कहा हाँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब आप ये सही कह रहे हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन का टूटता टटता भी है, ठीक है, तब भी है ना, तब हम dy dx को मना कर देंगे। अच्छा, मतलब ये जो डेफिनेशन है बेसिक डेफिनेशन है, ये टूटने फूटने सबसे बची हुई है, लेकिन ये तब काम करती है जब फंक्शन न टूटा हो न शार्प रख रहा हो, माने फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। इसीलिए dy बाई dx का यूज हर जगह नहीं होता, बेसिक का यूज हर जगह होता है ना, बेसिक का यूज हर जगह होता है। तो याद रखना, हमने थ्योरी को दो हिस्सों में बांटा, ठीक है ना, बेसिक डेफिनेशन एंड डेफिनेशन डिपेंड्स ऑन डेरिवेटिव। तो याद रखना, मोनोटोनिसिटी की अगर बात की जाए तो अगर भाई देव आप इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो इंक्रीजिंग नेचर के लिए हमारे पास में दो रास्ते होंगे, बेसिक डेफिनेशन बेस्ड, बेसिक डेफिनेशन बेस्ड, एक तो ये रास्ता है और दूसरा रास्ता क्या है, डिपेंड्स ऑन डेरिवेटिव या फिर बाय डेरिवेटिव। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन के इंक्रीजिंग होने पर x2 जब x1 से बड़ा होगा तो fx2 fx1 से बड़ा या बराबर आ सकता है। ये डेफिनेशन पहली कहती है बेसिक डेफिनेशन। और डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन कहती है कि इफ fx इज इंक्रीजिंग इन a, b देन f dash x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एग्जैक्टली, ठीक है ना। और अगर हमारे को बहुत श्योर नेचर पता है जिसके बारे में, तब भी हम कोशिश करते हैं कि dy dx ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 बोला जाए, ठीक है। तो सर वैसे ही डिक्रीजिंग के लिए भी ऐसा ही होता होगा, मतलब अगर डिक्रीजिंग की बात की जाती तब भी हम लोग यही कह सकते थे कि अगर कोई फंक्शन जो है वो अगर मोनोटोनिकली, मतलब मोनोटोनिकली क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है, अगर फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, तो मैंने कहा अगर कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उस केस में उसका ग्राफ या तो गिरता हुआ होगा या फिर रुक रुक के गिरता हुआ होगा। ऐसे दोनों ही केसेस में अगर आप x1 x2 को कंपेयर करेंगे तो आपका fx1 जो है वो ऊपर आ गया और fx2 जो है कंपैरेटिवली नीचे आ रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो x2 जरूर x1 से बड़ा आपने डाला, बट इट इंप्लाइज दैट fx2 इज छोटा आ गया fx1 से, और यहां पे हो सकता है बराबर भी ले लो आप। तो अगर ऐसा हो गया देन आप समझ जाना कि f इज डिक्रीजिंग, और यू कैन से कि व्हेन f dash x इज लेस देन इक्वल टू 0 देन डिक्रीजिंग फंक्शन। डेरिवेटिव पे या दोनों तरीके से। अब दूसरी बात पे बात करते हैं, फटाफट फटाफट छोटी छोटी बातें जो भी है सल्टा सुल्टू के साइड करते थे आप। और क्या ऐसी बात थी जो मेरे भी मन में आई थी, हाँ अब देखो एक और बात बहुत अच्छी मन में आई थी, ठीक है ना, ये इसकी पोल पट्टी खोलने वाली दो रिमार्क है, ठीक है ना। x1, ठीक है, आपको मैंने x2 सिखाया तो x2 ग्रेटर देन जब x1 होता है और fx2 अगर fx1 से बड़ा आ जाए देन हम बोलते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना भाई। अगर x2 जो है वो x1 से बड़ा फेंकने पर fx2 उल्टा छोटा आ जाए, ठीक है ना, ठीक है, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, और हम इसे डब्बे में डाल रहे हैं, ठीक है। अगर हमने इसे डब्बा पैक करके दे दिया तो आपकी नजर में, ठीक है, ये डब्बा हो गया पैक, लेकिन 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 कांस्टेंट फंक्शन हमारे चैप्टर में नहीं है, मोनोटोनिकली में हम दूसरी बात करते हैं, तो कृपया कांस्टेंट को जबरदस्ती नहीं लाएं, इसे तो ये तो चीज थीमलेस हो जाएगा ना। अब यहां पे जिस चीज पे आप नजर होनी चाहिए ना, यहां से वो डेफिनेशन आई है जो ये कहती है कि जैसा x2 और x1 के बीच में इनइक्वलिटी का साइन है वैसा ही fx2 और fx1 में इनइक्वलिटी का साइन मेंटेन रहा, ग्रेटर देन ही रहा। माने अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो फंक्शन के अप्लाई करने पर, f के अप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आया, परंतु फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो x2 यहां पे x1 से बड़ा था लेकिन fx2 जो था वो उल्टा हो गया, माने साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया यहां। तो यही बात यहां से निकल के आई कि इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देन
whenever it is applied or removed, ठीक है, it change sign of inequality, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज मारता है हमेशा। ठीक है, मेरा तो ख्याल है शायद ऐसा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। whenever function is decreasing then sign of inequality is this one। अच्छा, अब देखो ये जैसे एक क्वेश्चन है। ठीक है सर, जैसे मतलब अगर मान लो जैसे मैंने फंक्शन ही ग्रेटेस्ट इंटीजर x ले लिया, ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x इन सपोज जैसे किसी ने मुझे 1 से 5 दिया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ऐसा क्वेश्चन फिर भी बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो आपको मजा आएगा इस बात को जानने में कि आपके सामने अगर कोई फंक्शन बनाता है तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ जब बनेगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा मेरे दोस्त, यही तो बनेगा, है ना। तो आप सोचो कि आप 1 से लेकर के और 5 के बीच में खड़े हो, ठीक है, 1 से 5 तक जा रहे हो और बीच में आप कहीं पे भी x1 x2 सोच रहे हो। ठीक है, तो जैसे आपने यहां पे x1 सोचा और यहीं सर मैंने x2 सोच लिया, तो सर यहां तो fx1 fx2 के बराबर हो गया। अब किसी ने x2 अगर आगे सोचा तो बड़ा हो गया, तो इसीलिए यहां पर अगर आपका x2 अगर x1 से बड़ा है, ठीक है, तो आपके पास में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। fx2 जो है वो fx1 के बराबर भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है, इसलिए दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है ना, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। याद रखना, इंक्रीजिंग में मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला। ठीक है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में नॉन डिक्रीजिंग शामिल होता है। ये बात तो है। ठीक है, अच्छा बताइए कि जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या है ये? ए एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या चीज है ये? सोचिए फटाफट, ये कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन अपने आप में नॉन मोनोटोनिक है, नॉन मोनोटोनिक है। याद रखना, शब्दों को खेलना सीखो, है ना। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ जब भी बनेगा आधे टाइम डिक्रीजिंग आधे टाइम इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, है ना, डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। सही है, डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन में ये हमेशा नाइदर मोनोटोनिक, इसे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं आप बोलना चाहें तो। आगे बढ़ेंगे हम दौड़ करके, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में कभी कभार पूछने वाला इंटरवल की जगह मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट पूछ लेता है। रिमेंबर इट, मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, वो पूछ सकता है। तो अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे पूछ रहा है, जैसे सपोज ये फंक्शन ने ए पर बात करी मुझसे, तो फिर ए पर मैं ए से थोड़ा सा आगे ए प्लस एच और ए से थोड़ा सा पीछे ए माइनस एच पे आना चाहूंगा, राइट है। और मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा। मेरी फंक्शन की ए पर वैल्यू एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए प्लस एच पर है, और फंक्शन की इस पर वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एच है, ठीक है ना। तो मैं लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड पे फंक्शन का वैल्यू कंपेयर करूंगा। कंपेयरिंग वैल्यू एट लेफ्ट नेबरहुड एंड राइट दोनों पे कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो मेरे को पता चलेगा फंक्शन की ए पर वैल्यू एफ ए आ रही है, और अगर यहां देखा जाए तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू बड़ी है और एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू कंपैरेटिवली छोटी है।
तो मैं बोलूंगा ए पर फंक्शन, है ना। जैसे जैसे मैं एक से लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा हूं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं, मेरा पेन ऊपर जा रहा है। लेफ्ट पेन नीचे थी, फिर ऊपर ऐसे। तो मैं ए पर अगर देख रहा हूं तो धीरे धीरे मेरी वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो रही है, तो वैल्यू ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर, ठीक है ना, जा रही है, ठीक है ना। इंप्लाइज फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए, लेट द क्वेश्चन कम आदित्य, फिर उसके बाद बताता हूं, है ना। उसके बाद ऐसा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपन जिस पे इतना फोकट, इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतना चैलेंजिंग नहीं है ये, लगता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एट एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। चेक मोनोटोनिसिटी, चेक मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी चेक करके बताओ। तो हम तो डेरिवेटिव को यूज करेंगे ना, एफ डैश एक्स, इसका कितना आ जाएगा 2x माइनस 2। अब मैं इसमें x की जगह पे -1 पुट कर दूंगा, तो -1 पुट करते ही -1 -2 -4 आ गया, विच इज ए नेगेटिव नंबर। तो मैं बोलूंगा कि एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, इसीलिए फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू -1। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा इसमें, फंक्शन -1 पे डिक्रीजिंग है, काम खत्म, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी ने मेरे से कहा कि मोनोटोनिसिटी एट बाउंड्री पॉइंट, ठीक है ना, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि कंपेयर वॉट एवर अवेलेबल, वॉट एवर अवेलेबल, ठीक है। कहने का मतलब क्या, जैसे सपोज करिए कि आप राइट बाउंड्री पे खड़े थे और आपका पॉइंट ही यहां पे एक्स, यहां पे ही आ रहा था, पॉइंट जो है वो आपका इसी जगह आ रहा है, सपोज लेट से ये वाली जगह पे आ गया, ये आपका एक्स इज इक्वल टू ए है। अगर ये एक्स इज इक्वल टू ए तो उसका अगला ए प्लस एच हो गया, सही है। तो यहां देख के ही पता चलता है ना कि एफ ए नीचे रह गया और एफ ऑफ ए प्लस एच ऊपर आ गया। तो आप जैसे जैसे राइट की ओर चले तो आपका पेन ऊपर जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप यहां पे क्या बोलोगे कि एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो बड़ा है एफ ऑफ ए से, इसीलिए, है ना, एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर यही राइट बाउंड्री पॉइंट पर जाकर के इस वाले लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट पे चक्कर काटा गया होता, और मैं इस पॉइंट को अगर सपोज करो मैंने एक्स इज इक्वल टू बी बोला होता, और बी से पहले वाला पॉइंट बी माइनस एच पर मेरी एक वैल्यू एफ ऑफ बी आई होती और यहां से एफ ऑफ बी माइनस एच आई होती, तो मैं यहां पे देख के समझ सकता हूं ना कि एफ ऑफ बी माइनस एच जो है वो तो सर ऊंचा है, सही है। लेकिन हम हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, तो एफ ऑफ बी माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी, है ना, ठीक है। तो मतलब फंक्शन की बी पे वैल्यू और कम ही हुई ना, लेफ्ट से राइट की ओर आते समय कम वैल्यू हुई, तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीजिंग, ठीक है। लेफ्ट टू राइट वैल्यू कैसी हो रही है, डिक्रीजिंग, इसीलिए फंक्शन इज डिक्रीजिंग, बिल्कुल लिमिट की तरह से एकदम, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं फाइंडिंग इंटरवल, फाइंड इंटरवल। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने पूछा, ठीक है ना, ठीक है, फाइंड इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस में 8x क्यूब प्लस में 22x स्क्वायर माइनस में 24x प्लस 21 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है,
राइट है। तो अगर किसी ने मुझसे इससे पूछा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो एफ डैश एक्स लेके आऊंगा। इसका एफ डैश एक्स आ जाएगा 4x³ माइनस में 24x² प्लस में 44x माइनस का 24, 4 खट से ने कॉमन लिया जा सकता है, x³ माइनस 6x² प्लस में लकी नंबर 11 माइनस 4 माइनस 6। ओ ये x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इसके ब्रेकअप होते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये हो गया। अब मैं इसको नंबर लाइन पे बिछाऊंगा 1 2 3, याद है ना। फिर मैं प्लस माइनस, क्योंकि सबकी डिग्रियां कैसी हैं, ऑड है, तो प्लस माइनस बिछाऊंगा, सही है ना। ये जो भी मैंने बिछाया है ये किसके नाम पे बिछाया, एफ डैश एक्स के, सही है ना। अब एफ डैश एक्स यहां पे देखा जाए तो वन के पीछे, 1 से पीछे है ना, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, मैंने फंक्शन डिक्रीज कर रहा था। 1 से 2 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। यहां पर 2 से 3 में एफ डैश एक्स नेगेटिव हुआ, मैंने फंक्शन फिर डिक्रीज करा, फिर 3 के आगे फिर से इंक्रीज कर गया। तो अगले ने मेरे से पूछा इंक्रीज कब करा, तो हम बोलेंगे इंक्रीज कब कब करा, 1 से 2 में, ठीक है ना, 1 से 2 में, और फिर 3 से इंफिनिट में, राइट है। अच्छा, और डिक्रीज कब करा, डिक्रीज करा माइनस इंफिनिट से 1 तक यूनियन, ठीक है ना, 3 से यूनियन 2 से 3 में, सही है। अच्छा, अब आते हैं वो लोग जो इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि सर कौन मतलब ये जो ओपन इंटरवल होगा या फिर क्लोज इंटरवल होगा, कौन सा इंटरवल किस में देना है। मैंने कहा इट इज सिंपली योर चॉइस, प्योरली आपकी चॉइस है। सर दोनों को दे सकते हैं, प्योर दे सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। आपके मन में आ गया कि सर ये तो क्लोज होना चाहिए, क्लोज लो, लेकिन सर 1 पे तो सर 0 हो जाएगा ना, क्या 0 हो जाएगा, एफ डैश एक्स ना, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग में होता है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा, हाँ, अगर एक आधी इंस्टेंट पे आ रहा है, 1 से 3 तक लगातार, 1 से 2 तक 0 नहीं था, 1 पर और फिर 2 पर 0 है एफ डैश एक्स, और अगर इन 2 जगहों पे 0 है और बीच के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट पर लगातार उसकी नेचर इंक्रीजिंग की है, तो इंक्रीजिंग मानेंगे हम। एक आधी पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब हम इसमें भी क्लोज दे सकते हैं और इसमें भी क्लोज दे सकते हैं। 3 पर दोनों होगा, 3 पर 0 होगा, वो आप इसको दो या उसको दो, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप इतना देख रहे हो, दुनिया को मतलब तक नहीं है, उसे इनफाइनाइट पॉइंट दिख रहे हैं। अच्छा, मतलब एक आधी पॉइंट पर चलेगा, यस चलेगा। तो याद रखना, एफ डैश एक्स is greater than equal to 0 when equal to 0 come at a distinct point on a discrete point, ठीक है, then it is okay done। मतलब इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों जगह चलेगा। और आज अपन ने ये बात बोली है तो कल के दिन पे वापस बुलवाना नहीं क्या ना, ठीक है। अब किसी ने पूछा, ठीक है, फाइंड इंटरवल इन विच f dash x, sorry f dash x नहीं, fx is equal to x to the power x is increasing or decreasing। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां हो रहा है सर, x की पावर x पर। मैंने कहा लो अब भी करते हैं ना बात अपन मिल करके इस पे, सही है। कैसे कैसे लो ना, इसका f dash x निकालते हैं, तो इसका f dash x कितना आएगा, x की पावर x 1 प्लस ln x आएगा, हाँ आएगा। अब सर ये कैसे पता चलेगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। दोस्तों देखो, इससे x की वैल्यू जो आ रही है, ठीक है ना, वो आ रही है 1/e, ठीक है। एक बात तो पहली चीज तो ये x इज इक्वल टू 1/e दे रहा है, ये वाला ब्रैकेट। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका जो डोमेन है वो, क्योंकि ये वेरिएबल के नीचे बैठा है, वो हमेशा 0 से इंफिनिटी चाहेगा। याद है ना, डिग्री जब भी वेरिएबल होती है तो बेस को पॉजिटिव हों का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और बेस यहां पे x है, तो x अगर पॉजिटिव हो गया तो x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, माने इसका डोमेन जो है वो 0 के पीछे है ही नहीं। तो जितना भी मैं ग्राफ के बारे में कल्पना कर सकता हूं वो 0 या 0 के आगे कर सकता हूं। 0 से आगे चलते ही कहीं दूरी पर मेरे 1/e आएगा, आएगा ही आएगा। 1/e पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, और अगर मैं 1/e से आगे चलता हूं, जैसे मैंने कुछ भी रख दिया, एक 1 रख के दिखा देता हूं आपके सामने, अगर मैंने 1 भी रख दिया ना x की जगह पर, तो आंसर 1 माने पॉजिटिव आएगा, माने 1/e के आगे मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और 1/e के पीछे मेरा आंसर नेगेटिव होगा। आप चेक कर सकते हैं, मेरा ज्यादा ख्याल है
ठीक है, अरे वेरी गुड, स्कूल से देख रहे हो आप। तो 1/e के आगे एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, मैंने एक चेक करके दिखाया एक्स की जगह पे 1, तो इसका मतलब ये कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 टू 1/e। अब 1/e पे क्लोज ओपन, मैं तो दोनों से परे रहता हूं, तो मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है ना। और फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 1/e से इनफाइनाइट। हाँ, 0 पर जरूर ओपन होगा क्योंकि 0 डोमेन में आ रहा है, ठीक है ना। मेरा तो ख्याल है आप में से सभी लोगों को ये वाली बात एकदम सही लग गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतना मुश्किल बातें अपन नहीं कर रहे थे। राइट है, अच्छा। अगला बाकी अपन कल करते हैं। ये चल करके लिख रहे हैं स्टोरी है क्या? सर कल सर ने मोबाइल ले लिया था पर देखा कि ऐप ऐप है तो सर भी देखने लगे। अच्छा, ठीक है, वॉचिंग डायरेक्ट फ्रॉम व्हाइट हाउस। सही है, चलो आज के दिन पे तो बाय, है ना। और अब अपन खुले खेल सकते हैं। एक से यहाँ पे एओडी की शीट आ गई है कि नहीं आई है ना की? हाँ, टेंजेंट और नॉर्मल की शीट आ गई है और उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 94 क्वेश्चन है, ऑल कैन बी डन, ठीक है ना। चलिए साहब, हाँ वो मैं डिस्कशन रोके हुए खड़ा हूं, लेकिन जगह भी तो बने कहीं, ठीक है। तो सक्षम कल करते हैं डिस्कशन थोड़ा।